बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। 2 दिन के वक्फे के बाद आज हाज़िर हुआ हूं। वजह इसकी यह है कि वालिदा मोहतरमा की तबीयत बहुत नासाज है, हॉस्पिटल में दाखिल हैं। दुआ कीजिएगा, हम भी दुआ कर रहे हैं, आप भी दुआ करें, अल्लाह ताला उन्हें सेहत कामिला अता फरमाए। और अब आते हैं मौज़ूआत की तरफ। एक बड़ी खबर है जो आपके साथ शेयर करनी है। वो ये है कि इमरान खान के एक देरीना दोस्त और साथी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। वो साहब कौन है? वो कहते हैं जनाब ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और वो साहब सामने आएंगे जो इमरान खान को हिला कर रख देंगे, उनकी सियासत को और ख़ुद इमरान खान की शख्सियत को हिला कर रख देंगे। और फिर फ़र्क होगी वाला मामला सारा दिन टीवी चैनल्स में चलता रहा है। वो स्कैंडल दोबारा फिर क्यों उछाला गया, उसमें क्या नई बात है? और जिस शख्सियत की मैं बात कर रहा हूँ ना कि करीबी साथी है और वो करने वाले हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, वो फ़राग गोगी नहीं है, वो और शख्सियत हैं। लेकिन इससे पहले हम हाँ, एक और बात कि इमरान खान के जो वकला हैं पीटीआई के, वो लंदन क्यों जा रहे हैं, इसमें भी एक खबर है। लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे जो सियासी जोड़ तोड़ हो रहा है। नवाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई है एमकेएम के वफद की, उसमें मैं भी लाग नहीं कर सका। और फिर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब एक टीवी प्रोग्राम में मेरे साथ थे, तो उन्होंने ये कहा कि जनाब ये तो मुस्तकबिल की प्लानिंग थी, तो कोई हमारा उनके साथ सियासी इत्तेहाद नहीं हुआ। वो गोल मोल थी जैसे एमक्यू वाले बात करते हैं, इसी तरह उन्होंने बात की। पहले ये कहा कि जनाब सीट एडजस्टमेंट हो सकती है, फिर कहते हैं सियासी इत्तेहाद नहीं हुआ, फिर कहते हैं कि एक निशान पे इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। इस तरह की गोल मोल सी बात जैसे एमक्यू वाले शुरू से ये करते रहे हैं। वो मुशर्रफ के साथ भी ऐसे करते थे, कभी निकल जाते थे हुकूमत से, कभी वापस आ जाते थे। जिस हुकूमत के साथ भी रहे हैं वो निकल जाते हैं, आ जाते हैं, और उनकी डोरियां शोरियां, और वो थोड़ा सा रखते हैं बीच में, गुंजाइश रखते हैं थोड़ी सी। तो उन्होंने कुछ ऐसी बातें की। तो मुझे जो समझ आई और जो मेरी इतला है वो ये है कि 6 मुस्तकबिल के वज़ीर आज़म से मिल के गए हैं हुकूमत में अपनी जगह बनाने के लिए, कि आने वाली हुकूमत जो है जैसे एक फ़ज़ा बन जाती है। मैंने मुतअद्दिद मरतबा ज़िक्र किया है कि वोटर भी उससे मुतासर होता है, सियासी जमातें भी मुतासर होती हैं। और उसी के तनाज़ुर में मैं ये बात कर रहा हूँ कि जो एमक्यूएम वाले हैं ये आने वाली हुकूमत में अपनी जगह बना रहे हैं वफाक में। और दूसरी बात यह है कि पीटीआई और पीपल्स पार्टी के इत्तेहाद की बातें हो रही हैं। तो पहले भी मैंने ये कहा था कि पीपल्स पार्टी इस पोजीशन में नहीं है, उनके कंधे इतने मजबूत नहीं हैं कि वो 9 मई और उससे पहले के जो करतूत है इमरान खान के, वो उठा सकें अपने कंधों पे, उसका बोझ उठा सकें। हाफिज आसम मुनीर का रास्ता रोकने से लेके 9 मई तक जो कुछ हुआ है वो किसी जगह कतई काबिल कबूल नहीं है। और पीपल्स पार्टी को इस चीज़ की बहुत अच्छी तरह समझ है। अब पीपल्स पार्टी भी ऐसे बयान क्यों दे रही है कि जनाब पीटीआई को भी लेवल प्लेइंग फील्ड दिया जाए, बल्ले पे इलेक्शन लड़ने दिया जाए, इस तरह की बातें जैसे हो रही है ना, वो ये है कि वो हमदर्दी हासिल करना चाहते हैं पीटीआई के वोटर्स की। वजह यह है कि पंजाब में नून लीग, इन्होंने कोई अजीब सी तकसीम कर दी है माशरे में। पीटीआई वालों ने कुछ ऐसी जहन साजी की है इमरान खान ने कि घरों में लड़ाइयाँ पड़ी हुई हैं। आपको ही पता ही है, दुश्मनियाँ पड़ गई हुई एक तरह से माशरे में। जो तबके हैं पीटीआई वाले और दूसरे दीगर, वो उनको अपना दुश्मन समझते हैं। तो नून लीग को कतई तौर पे ये वोट नहीं देने वाले। पीटीआई के जो वोटर हैं वो नून लीग को तो किसी सूरत वोट नहीं देंगे। ये भी हो सकता है कि वोट ही ना डालने जाएं जिस हल्के में पीटीआई का नुमाइंदा ना हो, जो कि बहुत सारे हल्के हैं जो खाली रहने हैं, वहां वो वोट ही ना देने जाएं। अब पीपल्स पार्टी वाले कुछ ऐसे बयान दे रहे हैं जैसे ये लग रहा है वो कहते हैं इमरान खान को भी बाहर निकालें। हालांकि वो दिल से नहीं चाहते ये बात, और इमरान खान बाहर आए, इलेक्शन लड़े, वो भी कंपेन करे वगैरह वगैरह। और फिर जो लेवल प्लेइंग फील्ड वाली बात कर रहे हैं जरदारी साहब और बिलावल साहब, खासतौर पर बिलावल साहब कर रहे हैं, और सफ़े अव्वल के दीगर जो रहनुमा है पीपल्स पार्टी के, वो ये बातें कर रहे हैं। तो इस पर बाकायदा पीटीआई ने, आपको याद होगा कि बयान भी एक जारी किया, प्रेस रिलीज भी जारी की, जिसमें उन्होंने इसको बड़ा खुशाइंद और मुस्तहसन इकदाम जो है वो गर्दाना कि बड़ा अच्छा काम करिए पीपल्स पार्टी इस हवाले से। फिर उनको ये भी पता है कि अगर नून लीग की हुकूमत आ जाती है तो फिर
पीटीआई के साथ कुछ और सलूक होगा, उनका अपना ख्याल है। वैसे तो नवाज शरीफ साहब ये कह चुके हैं कि जनाब मैंने तो भुला दिया है माजी को, किसी के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई नहीं करूँगा, और अल्लाह ताला को मुखातब करके भी उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला मेरे दिल में कोई इंतकाम नहीं है। लेकिन ये डर रहे हैं, और इनको ये भी पता है कि जरदारी साहब इस हवाले से ज़रा खुले दिल के हैं, वो इनके खिलाफ वो कार्रवाई नहीं करेंगे जिसकी ये तवक्को इनसे कर रहे हैं, पीपल नून लीग से कर रहे हैं। तो इस तरह की कोई सियासत जो है वो बन रही है, और उनकी कोशिश ये है कि इनको वोट शोट मिल जाए। और इमरान खान साहब जो है वो जनाब अपना जो कायम मुकाम है या अपना नायब जो है वो देने के लिए तैयार नहीं है। इलेक्शन कमीशन में मामला है, आपके इल्म में है, और वहाँ वो मामला है ना कि जनाब इनकी जो, क्योंकि जो नहल हो चुके हुए हैं तोशाखाना केस में 5 साल के लिए, और इसका नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका हुआ है, तो अब ये पार्टी की क़यादत नहीं कर सकते। नवाज शरीफ केस के तनाज़ुर में वो कह रहे हैं जनाब देख लें आप, नहीं कर सकते। तो अब इनको एक नया बंदा देना पड़ेगा। जैसे जब पीपल्स पार्टी पर बंदी लिखी तो उन्होंने एक नई जमात बना दी, मुशर्रफ दौर की बात कर रहा हूँ, मखदूम अमीन फ़हीम साहब की क़यादत में, और फिर नून लीग वालों ने जो राजा ज़फ़रुल हक है उनको अपना चेयरमैन बना दिया, और जमात उनकी जो है वो बरकरार रही इलेक्शन कमीशन में। तो अब खान साहब जो हैं ये हाथ खड़ा कर गए। अभी तक जो भी मीटिंग्स अंदर हुई हैं, जो मुझ तक रिपोर्ट पहुंची है, खान साहब कोई बंदा देने के लिए तैयार नहीं अपनी जगह के, जनाब इसको आप सदर बना लें। और फिर दूसरी बात ये है कि एक ये भी चल रहा है पीटीआई के अंदर कि जनाब आप अपना बंदा ना दें और जमात पर पाबंदी लग जाए और ऑटोमेटिकली बाइकाट हो जाए, और हमदर्दी का वोट जो है, हमदर्दी जो पैदा हो जाती है ना अगले इलेक्शन के लिए, सियासत में हमदर्दी, तो वो हमारे हिस्से में आ जाए। इस तरह की बातें शातें हो रही हैं। अब आते हैं जनाब फराह गोगी का, जो सारा दिन टीवी चैनल्स पे फट्टे चलते रहे, ब्रेकिंग न्यूज़। तो ये खबर कहाँ से आई है? ये जो स्कैंडल है ना फराह गोगी का, जो पिनकी पीरनी की बड़ी सहेली है और उस्मान बुज़दार की जो बेगम है, वो भी, यानी ये ट्राइका टाइप एक सहेलियों का। इसके अलावा और भी ग्रुप है, वो जो मॉडल टाउन क्लब में ख़वातीन बैठ के ताश तूश खेलती हैं, ये वो सारा एक बड़ा लंबा चौड़ा ये एक ग्रुप है। तो उसमें फिर वो सबको पता है कि कैसे उस्मान बुज़दार का कुर्रा निकाला गया, क्या साजिश की गई, कैसे वो तस्वीरें देख के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनका तकर्रर करते थे, ये बंदा ठीक है, ये गलत है, ये नाम ठीक है, ये गलत है। इमरान खान तो उसके मुकम्मल ट्रांस में है ना, तो वो ट्रांस में था, बल्कि अब शायद नहीं है। और वो फिर उस्मान बुज़दार का जनाब जी फिट है बंदा, और फिर फराह गोगी जो फ्रंट मैन के तौर पे, इनके खतून अव्वल के फ्रंट वोमेन के तौर पे वो जो करती रही हैं, और फिर मलक रियाज के साथ जो डील शील करती रही हैं, सारे काम शाम वही करती रही हैं ना। तो वो अब उनका स्कैंडल जो है वो एकदम टीवी चैनल्स पे, तमाम टीवी चैनल्स पे ब्रेकिंग न्यूज़, ब्रेकिंग न्यूज़, ब्रेकिंग न्यूज़। आपने देखा होगा कि जो ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही थी, जो टिक्कर थे वो भी एक जैसे थे, जो फट्टा चल रहा था वो भी एक जैसा था, और जो डॉक्यूमेंट्स दिखाए जा रहे थे वो भी एक जैसे थे। इवन ये कि जिनके गिर्द दायरा लगा हुआ था या सर्कल बना हुआ था या कोई और निशान लगा हुआ था, तो वो भी एक जैसे थे। तो ये कहीं और से, आपको पता है ऐसी खबरें फिर कहाँ से आती हैं? और अगर तमाम टीवी चैनल्स एक ही खबर चला रहे हैं, एक ही वक्त में चला रहे हैं, एक ही तरह की खबर चला रहे हैं, तो फिर ये अंदाज़ा लगाना हम सहाफ़ियों के लिए मुश्किल नहीं होता कि वो खबर कहाँ से आई होगी और क्यों आई होगी। ये क्यों आई होगी, ये चंद दिनों से ये बात चल रही थी, मेरे साथ भी एक साहब ने बात की। तो बात ये है कि वो कहते हैं ना, हम 9 मई वाला जो हमारा मामला है वो तो अपनी जगह बड़ा अहम और संगीन है, लेकिन उसके असरात जो हैं वो मुरतब नहीं हुए। वो जो जिनके दिमाग में कुछ बैठा हुआ है ना, वो निकला नहीं वो कीड़ा, उस वजह से। तो वो कहते हैं कि जनाब जो लोहे को लोहा काटता है, इनकी करप्शन अब हमने सामने लानी है, अयां करनी है कि जनाब इमरान खान अपने, इन्होंने फ्रंट मैन रखे हुए थे, फ्रंट वोमेन थी, और फिर वो बैरूनी फंडिंग, और फिर यहूदी और हिंदू लाबी, वो सारे पैसे पूसे जो आते थे, वो मामले छालने हैं। अब इसमें जो नई चीज़ आई है, ये तो 420% इजाफा जो उनके डिक्लेयर्ड असासे हैं, ये पहले भी खबर आ चुकी हुई है, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है।
और फिर ये चीज़ जो है कि 190 मिलियन यानी 19 करोड़ पाउंड जो आए थे मलिक रियाज को एनसीए ने भेजे थे हुकूमत पाकिस्तान को, और वो एडजस्ट हो गए थे। जो 4 खरब 60 अरब जुर्माना हुआ है उन्हें सुप्रीम कोर्ट में, और अब मुतालबा भी किया जा रहा है उसको जल्दी से फैसला किया जाए, तो उसमें एडजस्ट करवाए थे। वो कहते हैं अब ये भी पुरानी खबर है कि फरागोगी ने उसके इवज जो है वो जो बहरिया टाउन है या मलिक रियाज की जो सोसाइटी है वहाँ 240 कनाल जगह अलाट करवाई, या 240 कनाल का प्लाट कह लें आप, या कई प्लाट होंगे जिनकी वो 240 कनाल मजमूई बनती होगी अराजी जो है। तो ये भी पुरानी चीज़ है। अब उसमें नई चीज़ क्या आई है? नई चीज़ ये आई है कि जो खातून हैं फरागोगी, उनके अनडिक्लेयर्ड असासे जो हैं ये सामने आए हैं, लाए गए हैं। जो डिक्लेयर्ड असासे हैं एंटी करप्शन ने मुकदमा दर्ज किया था बाकायदा, और वो मुकदमा खारिज हो गया है। खारिज हो गया था वो मुकदमा कि जनाब ये बनते ही नहीं, आपने एम ही पकड़ लिया उनको। बहरहाल ये अब जो अनडिक्लेयर्ड असासे हैं वो कहते हैं जब उनमें जो इजाफा हुआ है 15,300%, ये आप गुना चुना खुद ही कर लें कि अनगिनत, मैं और आप अंदाजा ही नहीं लगा सकते कि कितने गुना इजाफा हो गया। और फिर एमनेस्टी स्कीम वाली भी खबर पुरानी है कि एमनेस्टी स्कीम जो इन्होंने शुरू की थी उसमें, उससे पहले वैसे लीमा बाजी ने भी उसमें हाथ धोए थे एमनेस्टी स्कीम में, लेकिन जो 2018 में इमरान खान ने एमनेस्टी स्कीम दी थी वो कहते हैं कि 489 मिलियन रुपए जो हैं ये खातून जो हैं इन्होंने उसमें काला धन जो है उसको वाइट किया था। और फिर इनके मुख्तलिफ जो हैं अराजी वगैरह निकाली है उन्होंने, फिर मुख्तलिफ कंपनियां निकाली हैं जिनमें ये पार्टनर हैं। और फिर एक और चीज़ जो सामने है, कोई इनके शोहर नामदार हैं एहसन जमील गुज्जर साहब, उनके वाला साहब नून लीग में हैं, तो इनके और उनकी अहलिया के दोनों के फरागोगी के 102 अकाउंट्स मिले हैं जिनमें 14 अरब रुपए, उन अकाउंट्स की मजमूई मालियत 14 अरब रुपए है। और मजे की बात यह है कि ये सौदा नकद होता था, नकदी की शक्ल में पैसे आ जा रहे होते थे। एक तो ट्रांजैक्शन होती है ना जनाब, ड्राफ्ट आ गया, कुछ और हो गया, बैंक के जरिए जैसे ट्रांजैक्शन होती हैं, ये नकदी माल जो है वो ज़्यादा, क्योंकि वो हर हफ्ते तो साहब होता था। वो जो टीके थे तारकर शहीद उस्मान बज़दार के सेक्रेटरी, वो हर हफ्ते जाके साहब देते थे। करोड़ों रुपए रेट रखा हुआ था इन्होंने, डीसीओ का, डीसी ज़राअत का, और इवन पटवारी तक। और फिर एक तो तबादले के पैसे, फिर अगर वहाँ 3 साल रहना है तो उसके अलग पैसे। इस तरह की वारदातें शारदातें ये डालते रहें। और ना सिर्फ ये, अच्छा इसमें हिस्सा जाता था उस्मान बज़दार को भी। अब ये तो अरबों की गेम है ना, अरबों की, जो भी उस्मान बज़दार का कितना हिस्सा होगा? 2-3%, 5%। और उस्मान बज़दार साहब जो हैं ये जब 2017-18 में इन्होंने अपने असासे डिक्लेयर किए थे इलेक्शन लड़ते वक्त, तो इनके असासों की टोटल मालियत थी, ये मैं बात बता रहा हूँ आपको इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड से, वो थे 7,62,000 रुपए टोटल इनके असासे थे। और फिर 2018-19 में जो है ये 2.5 करोड़ हो गए। और फिर ये इनकी ज़मीनें ज़मूनें नवा इजाफा होना शुरू हो गया, 2700 कनाल एकड़ अलग ले गए, और ज़मीनें भी ले गए, बड़ी बड़ी महंगी महंगी गाड़ियाँ, पहले करोला शरोला माड़ी मोटी गाड़ियाँ, फिर पराडो शराडो करोड़ों वाली गाड़ियाँ आ गई, वो होगी। और फिर 2023 में जिन्होंने अपने असासे डिक्लेयर किए इलेक्शन लड़ने के लिए, जो कागजात जमा करवाए थे अभी हाल ही में जब ये पंजाब में इलेक्शन का शेड्यूल आ गया था, तो उस वक्त इनके जो असासे हैं वो हो गए 51 करोड़। और कहा यह जा रहा है कि ये 51 करोड़ जो उन्होंने ज़ाहिर किए हैं उनकी जो असल मार्केट वैल्यू है वो 2 अरब रुपए से ज़्यादा है। ये उस्मान बज़दार साहब को इतना हिस्सा मिला है। जो फरागोगी के सामने आए हैं असासे, उन पे वो तनासब तनुसब निकाल लें तो यही 3-4-5% इनके हिस्से में आता था बज़दार साहब के, और बाकी ऊपर चला जाता था, फिर फरागोगी के हिस्से में भी आ जाता था। और ये इसके बाद जो ये एकदम खबर आई है ना, तो ये मीडिया में हमारे जो साफ़ी हैं उनमें ये बातें होना शुरू हो गई कि जनाब फरागोगी जो है ना ये वादा माफ गवाह बनने वाली है एकदम। बहुत सारे लोगों को पता है ना, आप लोगों को भी पता चल गया होगा कि इसमें ज़्यादातर तो पुरानी खबर है, डिक्लेयर्ड है उसके जो असासे वो तो पुरानी खबर है।
जो अनडिक्लेयर्ड हैं, वो कह रहे हैं छुपाए हुए हैं, वो जो उन्होंने बताए हैं कितने परसेंट इजाफा हुआ है, वो एक नई बात है। उसको साबित करना इतना आसान नहीं होता, बहुत ही मुश्किल होता है। बहरहाल ये एंटी करप्शन से निकल के अब जो केस है ये नैब में जा सकता है। मालियत इतनी ज़्यादा होगी उसकी। जो मैं अर्ज कर रहा था कि लोग कह रहे हैं, हमारे सहाफ़ी भाई, कि फराह गोगी भी वादा माफ गवाह बन गई है। वो इसलिए ये मामले को टाला जा रहा है कि मामला जो गर्म हो जाए माहौल, और फिर फराह गोगी, वैसे उनके रेड वारंट तो निकले हुए हैं इंटरपोल के जरिए कि पाकिस्तान में वापस लाया जाए, लेकिन वो काफ़ी मुश्किल और लंबा प्रोसेस होता है, इतनी जल्दी वो आने वाली नहीं है। तो क्या वाक़तन वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली हैं, वादा माफ गवाह बनने वाली हैं, उनकी गिरफ्तारी किस वक्त ज़ाहिर की जा सकती है, इंटरपोल जो है पाकिस्तान के हवाले कर देता है, जो रेड वारंट निकले हुए हैं, उस पर प्रोसेस हो रहा है। तो वो फिर मैंने अपने ज़राए से बात की और इनके वकील से भी बात की। अज़हर सिद्दीक़ साहब जो हैं वो लंदन में हैं इन दिनों, अज़हर सिद्दीक़ साहब। तो मैंने उनसे पूछा, तो ज़ाहिर है उनकी फिर उनसे कोई ज़ाहिर खबर शबर चली, तो फिर उनकी बात भी हुई, वो भी कहीं बाहर हैं अपने शौहर के साथ। तो उन्होंने कहा ये कतई नहीं, फराह गोगी साहबा जो हैं वो सरदस्त कोई ऐसा इम्कान नहीं है कि वो वादा माफ गवाह बन जाए या प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। जो मुझे पता चला है वो ये है कि उनके जो शौहर के जो उनके ससुर हैं जमील गुजर साहब, उनकी ये कोशिश है कि किसी तरीके से कोई माफ़ी तलाफ़ी हो जाए और बहू भी बच जाए और बेटा भी बच जाए। बहू को तो वो ज़्यादा पसंद नहीं करते, बहरहाल बेटे को बचाने के चक्करों में हैं और कि कोई हो जाए ऐसा मामला। तो उनके वकील जो हैं वो बड़े पक्के हैं, उन्होंने कहा जनाब कतई नहीं, किसी सूरत में नहीं। अच्छा, जो मैं बात कर रहा था ना, वहाँ क्यों जाते हैं इनके जो वकील हैं पीटीआई के, वो बाहर चले जाते हैं अचानक, वो वहाँ क्या करने जाते हैं और वापस भी आ जाते हैं। ये अज़हर सिद्दीक़ साहब को 6 महीने हो गए पाकिस्तान छोड़ के बरतानिया में बैठे हुए हैं। ठीक है, उनकी बेटी का वहाँ घर है और भी उनके ठिकाने शिकाने हैं, लेकिन ये भी देखने वाली बात है कि वो इतना खर्चा कैसे, कितनी जमा पूंजी हो सकती है एक वकील की, तो फिर वो खर्चे मर्चे कैसे पूरे होते हैं, ये भी एक सवाल पैदा होता है। और फिर आपको पता है कि जब मल्टीपल वीज़ा लगता है तो फिर वो 6 महीने बाद या 6 महीने के अंदर अंदर वतन वापस आना होता है, तो वो फिर वरना वो वीज़ा कैंसिल हो जाता है। अगर 5 साल का भी आपका वीज़ा लगा हुआ है, लेकिन आना पड़ता है वापस, निकलना पड़ता है एक दफ़ा बरतानिया से, तो वो पता ये चला है कि भाई साहब ने वो शर्त पूरी कर दी है और मोरक्को की सैर सूर करके वापस आ गए हैं बरतानिया। और फिर वहाँ पीटीआई के बहुत सारे लोग हैं जो खिदमत करने के लिए तैयार रहते हैं, खर्चे खुर्चे उठा लेते हैं और जेब से खर्चा नहीं करना पड़ता, इस तरह की बादशाहत जो है। और फिर आपको याद होगा कि शेर अफजल मरवत साहब जो हैं, वो जिनकी लड़ाई नहीं हो गई थी उसके साथ, अफनानुल्लाह के साथ, तो वो साहब भी गए हुए थे लंदन, वापस आ गए हैं। उस वक्त भी कहा जा रहा था जनाब ये तो जाएंगे और वापस ही नहीं आएंगे, और वो वापस आ गए और यहाँ फिर रहे हैं। और फिर अब चले गए जनाब सरदार लतीफ़ खोसा साहब, ये भी लंदन पहुंच गए। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये वकील लंदन क्या करने चले जाते हैं और 10-15 दिन बाद वापस आ जाते हैं। वजह यह है, जो मुझे पता चली है, गलत भी हो सकती है, जो मुझे बताई गई है, तो मुबैना तौर पे कर लें, मुबैना तौर पे जो पाकिस्तान में इनको फीसें दी जाती हैं, वो जो लोग फीस देते हैं वो सामने शायद नहीं आना चाहते, और खौफ है कि जनाब ये वो जो इमरान खान को बचाने की कोशिश करेगा या पीटीआई के इन लोगों को बचाने की कोशिश करेगा तो उसकी भी कमबख्ती आ सकती है। तो फिर जो बताया गया मुबैना तौर पे कि टिकट भी इनको को लेके देता है, वहाँ पहुँचते हैं, 10-15 दिन सैर सपाटे करते हैं, प्रोटोकॉल लगता है, पीटीए वाले अज़हर सिद्दीक़ साहब भी मेज़बानी करते हैं, ग्रुप है मुख्तलिफ, और वो जो हैं उसके बाद फिर ये वापस आ जाते हैं। वापस आते हैं तो जो फीस वगैरह है वो पाउंडों में अदा कर दी जाती है और वापसी पे कुछ जो हिसाब नहीं देना पड़ता। वो जनाब फलां बंदे ने मुझे इतने गिफ्ट दिए, फलां बंदे ने इतने गिफ्ट दिए, पैसे इतने उसने दे दिए, इतने उसने दे दिए, जैसे भी है हिसाब किताब करके कानून के दायरे के अंदर रह के ये इस तरह वो जो एक कैमोफ्लेज नहीं कर देता बंदा, फीस तो इन्होंने देनी है, इमरान खान और बुशरा बेगम नहीं, लेकिन कैमोफ्लेज कर लिया जाता है जनाब, ये जहाँ इतनी फीस दी गई और ज़्यादा पैसे जो हैं
वहाँ से ले आते हैं, ये इस तरह की बातें हो रही हैं। तो दिल को लगती है वैसे ये बात, है ना। तो अब आते हैं जनाब कि अहम एक शख्सियत हैं जो इमरान खान के बड़े करीबी साथी, पुराने दरीना, कई सालों से उनके साथ हैं, बल्कि पहले दिन से उनके साथ हैं। और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले, पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है ना। शेख रशीद आखिरी जो है इनका साथी, जो कहता है जनाब जो इस मौके पे इमरान खान को छोड़े वो असली और नस्ली नहीं है। और फिर उस्मान डार क्या बढ़ मारा करते थे, उनका भी इंटरव्यू हो चुका हुआ है। सदाकत अब्बासी ने तो 2 दफ़ा इंटरव्यू दे दिया हुआ है। और फिर वो फ़रख हबीब साहब, उनका तो इंटरव्यू भी नहीं हुआ, वो सीधे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस उनके साथ इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ मिलके वहाँ उन्होंने बैठ बूठ के बातचीत कर दी। और जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के बारे में मैं आपको बता दूं कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और नून लीग का इत्तेहाद नहीं होने वाला मेरी इत्तला के मुताबिक। इस्तेकाम पाकिस्तान नून लीग के बहुत करीब है, लेकिन वो अपने जो बंदे हैं वो खड़े करेगी, अपना इलेक्शन इंडिपेंडेंटली लड़ेंगे, पंजाब की हद तक मैं बात कर रहा हूँ। और दूसरी बात यह है कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में कोई बादशाह नहीं है, यानी हुक्मरान बनने वाला कोई नहीं है। और बादशाह गारवो हैं, लेकिन बादशाह नहीं है उनमें कोई भी, ये मैं एक बात बता दूं। और फिर जो मैं वो फरागोगी के हवाले से जो बात हो रही थी, फरागोगी इमरान खान जो हैं वो कैसे बाहर आए थे एकदम, जब ये पहली दफ़ा स्कैंडल सामने आया था टीवी चैनल्स पे। मैं और नुशेर वहाँ जब करते थे इकट्ठे, हमने उस वक्त ये स्कैंडल पूरा वो उस पर एक वीलाग कर दिया था। उसके बाद फिर जो दूसरे मीडिया पे जब आया, मेन स्ट्रीम मीडिया पे, तो फिर इमरान खान कैसे आए थे बाहर, और जनाब ये वो बिला वजह फसाया जा रहा है, वो मासूम है, कोई गुनाह नहीं है, देखें आप रियल स्टेट की कीमतें कहाँ से कहाँ चली गई हैं, इस तरह उसके साथ से बढ़ गए। लेकिन इनको पता ही नहीं कि जो गोशवारे होते हैं उसमें जो कीमत खरीद होती है, इब्तिदाई कीमत, वो लिखनी होती है। वो नहीं, अगर मैंने ये प्लाट जो है ये मैंने 3 लाख का लिया है, तो मैं अगर 10 साल बाद भी गोशवारा जो अपना टैक्स गोशवारा दूंगा, उसमें 3 लाख ही मालियत होगी उसकी, वो जो मार्केट वैल्यू नहीं होती उसकी। बार इन्होंने ये कह दिया। और फिर आपको याद होगा जो उनकी सहेली हैं पिंकी पीरनी, तो उन्होंने भी वो हदायत की थी अपने सोशल मीडिया को, जनाब आप ये उसको टारगेट करेंगे फरा को, तो आपने वो जो जिसमें वो कहा था इसको जोड़ दें, आप गद्दारी के साथ जोड़ दें, उसमें ये कहा था कि आपने इसको देखना है, टैकल करना है, वो बच्ची है, मासूम बच्ची, इस तरह की बातें चाहते हैं। अच्छा, वो जो साहब हैं जो उनके बड़े करीब हैं इमरान खान के, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कर दी हुई है, और उसमें उन्होंने 9 मई के जो वाक़यात थे उनकी मजम्मत कर दी थी, लेकिन वो नाकाफ़ी समझी गई है वो मजम्मत जो है। अब वो साहब जो हैं वो बाकायदा एक भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, और उसमें इमरान खान को एक अहमक सियासतदान साबित करेंगे, और कहेंगे कि जनाब इनको तो पता ही नहीं सियासत होती क्या है, लब्बे भी नहीं आती, सियासत से ना वाकिफ़ है, ना बल्द है, और तिफले मकतब है। इस तरह का तासर वो उसका मरकज़ी ख्याल मैं बता रहा हूँ, ये उसका मरकज़ी ख्याल होगा। और बाकी 9 मई वाले वाक़यात और दीगर जो वाक़यात हैं, और हाफ़िज़ साहब का रास्ता रोकना और लांग मार्च और ये वो जो भी ड्रामे थे, उनके बारे में भी पहले तो उन्होंने मज़म्मत पे इक्तफ़ा किया था, अब वो उसको तफ़सीलात में भी किसी हद तक जाएँगे। और ये पता ये चला है कि आपको पता है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसी होती है, तो उन्होंने मरकज़ी ख्याल अपना बयान कर दिया है, और बाकी उन्होंने कहा जनाब जो स्क्रिप्ट होगा उसके मुताबिक मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए तैयार हूँ। और वो साहब कौन है? वो जिन पे बड़ा इन्हिसार करते थे, बड़ा एतबार करते थे। जब उन्होंने मजम्मत की है 9 मई के वाक़यात की, उसके बाद भी इमरान खान ने उसकी तारीफ़ की है। उनका नाम है असद उमर। असद उमर साहब जो हैं वो अगले हफ्ते इम्कान है कि अगले हफ्ते असद उमर साहब एक भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, और जो मैंने कहा इनको एक अहमक और गैर दानिशमंद आदमी साबित करने की कोशिश करेंगे। वो ये कि जनाब कौमी असम्बली से इस्तीफ़े दिए, हमने रोका, ये गैर सियासी, गैर पार्लिमानी और एक हठधर्म और ज़िद्दी बच्चे का रवैया था। और फिर हम रोकते रहे जनाब केपी और पंजाब की जो सूबाई हुकूमतें हैं ये तहलील ना की जाएँ, लेकिन इन्होंने कर दी। ये क्यों की, इसका पंसद भी बयान किया जाएगा। इस तरह की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो असद उमर साहब जो हैं वो करने वाले हैं। और असद उमर की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने कहा ना, ये इमरान खान को हिला देगी।
उसमें कुछ ऐसी बातें हो जाएंगी कि इमरान खान, यार यही है ना कि इमरान खान को एक बड़ा समझा जाता है, बड़ा दानिश्वर आदमी है, इसने पता नहीं क्या शौर दिया, वो बताएगा ये शौर देने के काबिल ही नहीं है, इसके पास खुद शौर नहीं है, सियासी शौर है ही नहीं इमरान खान के पास। इस तरह की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। और फिर पीटीए वाले खुद कह रहे हैं कि इनके जो अवान साहब हैं वो भी गिरफ्तार हो गए हैं, वो गायब थे काफ़ी अर्से से, तो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो है। लेकिन जो बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस वो है असद उमर की। इंतज़ार करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस का कि क्या कहते हैं। हाँ, वो किसी और पार्टी में नहीं जा रहे हैं, सियासत छोड़ रहे हैं। जो अब तक की इत्तला है कि अब तक जो फैसला हुआ वो ये कहेंगे मैं सियासत छोड़ रहा हूँ। अब दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।